हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जनरल साइंस जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम हो। हर तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल साइंस से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो है सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस सेशन में एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ओडोमीटर, विस्कोमीटर, टोनोमीटर, ऑप्शन डी मैकमीटर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर का जो प्रेशर है जो दाब है उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टोनोमीटर का। टोनोमीटर क्या है? टोनोमीटर एक परीक्षण है, एक टेस्ट है जिसे जो है आंखों के अंदर दाब को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, टोनोमीटर जो है आंखों के अंदर दाब को मापने के लिए एक परीक्षण है, एक टेस्ट है जो किया जाता है। और इस टेस्ट में जो है ग्लूकोमा की जांच की जाती है। याद रखिएगा, टोनोमीटर क्या है? एक परीक्षण है जिसमें आंखों के अंदर के दाब को मापा जाता है और इस परीक्षण का उपयोग ग्लूकोमा की जांच के लिए किया जाता है। किसका? ग्लूकोमा की। याद रखिएगा, ग्लूकोमा की जांच के लिए जो है किया जाता है ये टेस्ट। और इस टेस्ट से जो है, इस परीक्षण से किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर के जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा टोनोमीटर। अब बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द एक होडोस होता है, होडोस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सड़क या यात्रा। तो याद रखिएगा, ओडोमीटर जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका नाम क्या है? होडोस, और इसका अर्थ होता है सड़क या यात्रा। तो ओडोमीटर का इस्तेमाल किसका किया जाता है? दूरी मापने के लिए। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, गाड़ी वगैरह जो होता है, तो देखते होंगे दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लूइड्स होते हैं उसका विस्कोसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जो है विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैकमीटर। नेक्स्ट क्या है? मैकमीटर। तो मैकमीटर से जो है प्रेशर रेशियो को मापा जाता है। प्रेशर रेशियो को जो है मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मैकमीटर। तो ये सारी चीज़ें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी याद रखते जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर के जो दाब को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो टोनोमीटर परीक्षण होता है और इसमें ग्लूकोमा की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? पोर्फिरिडियम, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ऑप्शन डी फियोफाइसी। तो किसे कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को जो है, क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। ये सारे जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपका जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है, या फिर जो सहायक आचार्य की जो भर्ती है। तो ये तमाम तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये यूजफुल है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जेसीसी सीजीएल और जो टीचर रिक्वायरमेंट चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर भर्ती जो होने वाली है झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8, तो इन सारी चीज़ों को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे टॉपिक को 1 by 1 कवर किया जाएगा, ताकि जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में भी आप लोगों को हेल्प हो जाए और टीचर का जो एग्ज़ाम है वो भी, उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, बिल्कुल आप लोगों को जो है बिल्कुल लगातार आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हरित शैवाल भी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को जो है
हरित शैवाल भी कहा जाता है। शैवाल जो होता है जलीय जीवों का एक विविध समूह होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। शैवाल जो होता है जलीय जीवों का एक विविध समूह होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। हरे शैवाल को जो होता है क्लोरोफाइटा डिवीजन के सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, हरे शैवाल जो होते हैं ये क्लोरोफाइटा डिवीजन के सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, किसके सदस्य होते हैं? क्लोरोफाइटा। ठीक है, क्लोरोफाइटा डिवीजन के सदस्य होते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरित शैवाल को जो है क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है। फाइनली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? देखिए, मटेरियल्स जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब समझते हैं वन बाय वन कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो लंबे समय के बाद गल सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं और पूर्णतः मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो मिट्टी में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद डिकम्पोज हो जाता है टूट करके, उसी को बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया डेड सेल्स हो गए, ठीक है, डेड सेल्स हो गया, फिर डोमेस्टिक वास्ट हो गया, जो आप घरों से जो है किचन से कचरा निकालते हैं ना, फल का छिलका, सब्जी का छिलका, ये सारे जो है बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। सब्जियां, ये सारे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। पुष्प, ये सारे क्या होता है, एक टाइम आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो लंबे समय तक रहते हैं लेकिन मिट्टी में नहीं डिकम्पोज होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, उसके बाद आपका कांच हो गया। ये सारी चीज़ें हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो कि लंबे समय के बाद भी अर्थ में डिकम्पोज नहीं होते हैं और ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये चाहे तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके का जो है प्रदूषण फैलाने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था निम्नलिखित में कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, प्लास्टिक। ऑप्शन बी जो है प्लास्टिक इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया कई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एक लेंस का पावर -2.0 डायोप्टर है, तो यहाँ डी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी लेंस का पावर जो है वो -2.0 डी है, तो यहाँ डी का जो है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होगा? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाता है। पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें फार्मूला का, पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है P = 1/f। एफ क्या है? फोकल लेंथ तो है। क्या है? एफ क्या है? फोकल लेंथ है। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं पावर ऑफ लेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? फोकल लेंथ का। देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या है? फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब है कि फोकल लेंथ अगर घटेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? घटेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे लेंस का जो पावर है नेगेटिव में दिखाया गया है। तो अगर पावर का लेंस अगर नेगेटिव में है तो इसका ये मतलब है कि कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस है। अगर किसी भी लेंस का पावर नेगेटिव हो, किसी भी पावर का लेंस अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है, ये दिखाता है कि वो लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कहने का मतलब अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है। और अगर यहीं पे पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगर पावर नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा।
और अगर पॉजिटिव में होगा किसी लेंस का तो ये दिखाएगा कि वो लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। इसका सही आंसर क्या होगा? आयरन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? वहन करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को जो कैरी करने का काम करता है कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हमारे ब्लड का जो कलर होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो क्या होता है? रेड होता है। तो किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन के दो काम हैं कि ऑक्सीजन को वहन करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और ब्लड का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन क्या होता है। तो मायोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। रेड ब्लड कार्पल जो होता है, तो मायोग्लोबिन जो है आरबीसी से यानी रेड ब्लड कार्पल से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और केवल मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए काम करता है। याद रखिएगा, मायोग्लोबिन जो होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं उससे ऑक्सीजन प्राप्त करता है और मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए ये काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आई होप इसका सभी को आंसर पता होगा। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है केल्विन होता है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस के बीच, सेंटीग्रेड के बीच में जो होता है एक रिलेशन होता है जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, तीनों यूनिट में जो है आप किसी को भी एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वो इक्वेशन क्या है? F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-273/5। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, या तो सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप इस रिलेशन के मदद से किसी टेम्परेचर के किसी यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दूधिया मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है उनमें से कौन सा क्षारक मौजूद होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मौजूद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दूधिया मैग्नीशियम में क्षारक के तौर पे मौजूद होता है, याद रखिएगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये जो है वाइट सॉलिड क्रिस्टल होता है। क्या होता है? वाइट सॉलिड क्रिस्टल है और ये वाटर में लेस सॉल्यूबल है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये वाइट सॉलिड क्रिस्टल होता है और ये लेस सॉल्यूबल है इन वाटर, लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? स्कर्वी, हैजा, रिकेटस, रक्तअल्पता। तो हैजा, गंदा पानी पीने से जो है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। तो याद रखिएगा, दूषित जल पीने से जो है बहुत सारे बीमारियों का घर होता है, इसीलिए कहा जाता है
कि आप साफ़ सुथरा पानी पिए और नमक जो है साफ़ सुथरा खाएं। दो चीज़ें जो है अपने डेली लाइफ में बिल्कुल अडेप्ट करें, बहुत ही ध्यान रखें। आप एक जो है साफ़ सुथरा पानी पिए, वाटर पिए, और जो है साफ़ सुथरा अच्छे क्वालिटी का नमक का इस्तेमाल करें। तो दूषित जल से जो है, दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड फीवर आप लोगों ने सुना होगा, जो बरसात के दिनों में अक्सर सभी लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड फीवर भी होता है, ये भी गंदे पानी पीने से होता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस ए या तो फिर ई, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तीनों बीमारी जो होती है दूषित जल पीने से होता है। हैजा, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए और ई, इन सारी बीमारियां जो है गंदे पानी यानी दूषित जल पीने से होता है। हेपेटाइटिस जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ये जो है यकृत को डैमेज करता है। हेपेटाइटिस बीमारी जो है, हेपेटाइटिस फीवर जो है, ये क्या करता है, यकृत को डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बहुत सारे अलग अलग स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और एक ही समय पर भूमि पर पहुंच जाती है? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, थॉमस अल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्वात में सभी वस्तुएं जो होती है एक समान त्वरण जी से गिरती है और एक ही समय पर भूमि पर यानी पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। और इन्होंने ये कहा कि वस्तु का जो त्वरण होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होता है। इसने क्या कहा कि वस्तु का जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जटिल जानवरों के शरीर में केवल कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? जटिल जानवरों के शरीर में जो है कुल कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका संयोजी उत्तक। पहला कौन सा है? संयोजी उत्तक। 4 उत्तक होते हैं जानवरों के, जो जटिल जानवर जो होते हैं उसके शरीर में जो है मूल प्रकार से 4 उत्तक होते हैं। पहला हो गया संयोजी उत्तक, दूसरा होगा मांसपेशी, तीसरा हो गया तंत्रिका, और चौथा हो गया आपका उपकला। चौथा क्या हो गया? उपकला। तो ये 4 उत्तक जो हैं जटिल जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विभाजित शरीर होता है? फाइलम मोलुस्का, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम एनेलिडा, ऑप्शन डी फाइलम कोलेरेंट्रेटा। तो ऑप्शन सी जो होगा फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में जो है विभाजित शरीर होता है। इसमें क्या होता है ना, ये जो है इसमें रीढ़ नहीं होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है ना लंबी सी, ये क्या होती है? रीढ़ विहीन होती है। ये जो होती है क्या होती है? रीढ़ विहीन होती है। और इसका जो शरीर होता है अलग अलग खंड में विभाजित होता है। तो याद रखिएगा फाइलम एनेलिडा जो है ये कीटों का एक श्रेणी है। क्या है? कीटों का एक श्रेणी है। और ये कीट जो होती है ये रीढ़ विहीन होते हैं और इनका शरीर अलग अलग खंड में बटा हुआ होता है। तो राइट आंसर फाइलम एनेलिडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का सूत्र क्या होता है? धारा का जो सूत्र होता है करंट का, वो क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? हम लोग वो जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है। तो आई अगर यहाँ से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी हो जाएगा। Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आवेश। और धारा किसे कहा जाता है? धारा किसे कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है। आई होप आप लोग इसमें 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यदि एक कॉइल का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 750 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? रेसिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज भी बता दिया गया है कि 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जो है वोल्टेज प्रवाहित की जा रही है। तो करंट पूछा गया, यानी आई का जो वैल्यू होगा कितना होगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 220 अपॉन 750। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा? 0.29 एम्पियर आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 0.29 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से किस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है? इनमें से जो है किस पर रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है? तो आप लोगों ने एक रिलेशन देखा होगा, R इज इक्वल टू रो अपॉन L बाई ए। तो R क्या है? यहाँ पे रेसिस्टेंस है। L क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पर प्रतिरोधकता जो होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वो डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है? तो चालक के बीमाओं पर नहीं करता है। बीमा कहने का मतलब हो गया डायमेंशंस, लेंथ, एरिया जो होता है ना, उसी को डायमेंशंस कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता जो होती है चालक के बीमाओं पर निर्भर नहीं करती है, बाकी चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो फाइनली ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। राइबोसोम निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम जो होता है जो कि प्रोटीन राइबोसोम जो होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम क्या होता है? ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण को जो है प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण को जो है प्रोटीन संश्लेषण को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम क्या है? आरएनए और प्रोटीन से मिला हुआ चीज़ होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, कार्यस्थल होता है। और प्रोटीन संश्लेषण को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। अब राइबोसोम जो होता है ये दो तरह के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। राइबोसोम जो होता है ये दो तरह का होता है। पहला है यूकेरियोटिक, याद रखिएगा। पहला क्या है? यूकेरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के हैं। पहला यूकेरियोटिक राइबोसोम जिसे 18S भी कहा जाता है और इसमें जो है 14% आरएनए होता है और 60% जो होता है प्रोटीन मिला होता है, याद रखिएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला यूकेरियोटिक राइबोसोम जिसे 18S भी कहा जाता है और इसका कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो 40% स्मॉल आर आरएनए होता है और 60% जो होता है प्रोटीन होता है। और ये कोशिका दर में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका दर में होता है।
कोशिका द्रव में होता है। दूसरा की अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। कौन सा है दूसरा? दूसरा है प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, जिसे 17S कहा जाता है। और इसमें जो है 60% RNA होता है और 40% जो होता है प्रोटीन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 14% RNA होता है, 16% प्रोटीन होता है। और यहाँ पे जो होता है उल्टा होता है, 16% RNA होता है और 14% प्रोटीन होता है। और ये कहाँ पे? कोशिका द्रव में पाया जाता है। और ये जो है कोशिका द्रव में होता है और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। तो याद रखिएगा, ये जो है कोशिका द्रव में भी होता है और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करती है। जी बिल्कुल, पादप जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन के रूप में जो है क्या करती है? बदलती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अर्ली स्टार्ट से क्लास से पढ़े होंगे, 6-7 से ही पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पादप सूर्य के प्रकाश से जो है प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करती है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है पादपों में पर्णहरित होता है। पादपों में क्या होता है? पर्णहरित होता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है। सॉरी, और एक स्टेटमेंट दिया गया है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है? सही है। स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर राइट। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें क्या इक्वेशन होता है? तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ और सूर्य के प्रकाश, यहाँ लाइट लिख देते हैं ना, सिंपल। इन तीनों मिल करके क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। ये रिएक्शन जो है आप याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में यही इक्वेशन जो है, यही रिएक्शंस होता है, यही प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है भोजन के रूप में, तो क्या होगा? C6H12O6। ये इक्वेशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। तो राइट आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ जो होता है अपने त्वचा से, अपने स्किन से क्या करता है? सांस लेता है। केंचुआ जो है एनेलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा होता है। इस तरीके का आप लोग देखे होंगे, जो क्या होता है? मिट्टी के अंदर में रहता है और मृत कोशिकाओं को खाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, केंचुआ जो होता है अपने स्किन से सांस लेता है और ये जो है एनेलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा होता है, ठीक है। और ये प्रायतर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसी को खाने का काम करता है। तो ऑप्शन बी केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली के अंगों में जो है, अंगों के द्वारा कौन सा रस जो है फाइट को पचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रोल
प्ले करता है? अग्नासी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्लेम। ऑप्शन सी पीतरस, अग्नासी रस। ऑप्शन डी लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पीतरस, अग्नासी रस जो है ये वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा फाइट के वसा के पाचन में जो है पीत रस, अग्नाशय रस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पीत रस क्या होता है? पीत रस जो होता है यकृत से रिलीज होता है। किससे होता है? यकृत से रिलीज होता है, स्राव होता है। और ये जो है पीत रस जो होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? ये भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। क्षारीय बनाता है भोजन को और क्या करता है? वसा के अणुओं को तोड़ता है। फैट के जो अणु होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है पीतरस। और ये कहाँ से रिलीज होता है? यकृत से होता है, याद रखिएगा। अगर अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय रस, तो ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से रिलीज होता है, स्राव होता है, निकलता है, जिसे अग्नाशी रस कहा जाता है। इसका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट को पचाने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। लाइपेज जो होता है, ठीक है, लाइपेज जो है वसा का पाचक एंजाइम होता है। लाइपेज क्या होता है? वसा का पाचक एंजाइम होता है। दूसरा, टाइलिन की अगर हम बात करें, टाइलिन जो होता है लार का पाचक एंजाइम है। ये क्या है? वसा का पाचक एंजाइम है। टाइलिन जो है लार का पाचक एंजाइम है, लार का पाचक एंजाइम है। HCl की अगर हम बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये जो है भोजन को पचाने में मदद करता है और ये ऑटोमेटिक हमारे स्टमक में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जिसका काम है भोजन को पचाना, भोजन को पचाने में इसका योगदान होता है, भोजन को पचाने में इसका योगदान होता है और ये ह्यूमन स्टमक में ऑटोमेटिक जो है स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा जलीय जंतु है जिसमें गलफड़ा नहीं होता है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कॉर्नफिश, व्हेल। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर का? व्हेल। व्हेल एक ऐसा जलीय जंतु है जिसमें गलफड़ा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेल की अगर हम बात करें तो व्हेल का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। व्हेल का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? वो फेफड़ा होता है। ये फेफड़ा से ही सांस लेने का काम करता है। फेफड़ा, व्हेल का जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है। गलफड़ा क्या होता है? थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी है। गलफड़ा क्या होता है? गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। जो अधिकांश जलीय जीव जो होते हैं वो गलफड़ा जो होता है उसका श्वसन अंग होता है और उसी से जो है वो सांस लेने का काम करते हैं। गलफड़ा का फंक्शन क्या होता है कि ये जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, गलफड़ा का फंक्शन क्या होता है? पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ज़्यादातर जलीय जंतु जो होते हैं वो उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? गलफड़ा होता है। और गलफड़ा का फंक्शन क्या होता है? पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है जिसके मदद से पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं जीवित रहते हैं, तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से क्या रक्त संकंदन में सहायक है? ब्लड संकंदन। तो रक्त स्कंदन का मतलब होता है क्या है कि थक्का जमना। ये होता है ना, जैसे आप देखते होंगे थक्का जमने लगता है, जो लिक्विड से क्या होता है? सॉलिड, सेमी सॉलिड में बदल जाना। लिक्विड से जो है लिक्विड ब्लड जो है सेमी सॉलिड में बदल जाएगा। सेमी सॉलिड में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को जो है स्कंदन कहा जाता है, ब्लड स्कंदन कहा जाता है।
तो याद रखिएगा, स्कंदन क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ब्लड जो है द्रव की अवस्था से धीरे धीरे ठोस की अवस्था में चला जाता है और ब्लड जमावड़ा हो जाता है या थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। जो थक्का बन लेता है, थक्का बना लेता है, खून का थक्का देखते होंगे आप लोग, तो उसी को क्या कहा जाता है, रक्त स्कंदन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो है ये शरीर में, विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो आप लोग देखते होंगे ब्लड को पतला करने वाली जो दवा होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन के का जो यूजेज है, इस्तेमाल है, इसको खून पतला करने वाली जो दवा बनती है, खून पतला करने वाली जो दवा होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और नवजात शिशुओं में जो थक्का जमने की समस्या होती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। विटामिन के की जो यूज होती है, जो नए नए नवजात शिशु होते हैं उसमें देखते होंगे खून जो है थक्का जमने की समस्या होती है, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन के। इस तरीके से जो है टॉप 20 इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।